हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 3 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन सीटेट का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की एक विशिष्ट अवधि के साथ या एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में देखा जाएगा? तो इस अवधि को विकास की संवेदनशील अवधि के दौरान देखा जाता है। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास को कौन सा सिद्धांत का विकास कहा जाता है? तो अलग अलग व्यक्तियों में विकास की दर अलग अलग गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर विकास निर्भर करता है? तो जैसे कि आप सबको पता है कि विकास की दर वंशानुक्रम, वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं, अनुप्रीति, इन सब पर, अनुवांशिकी, इन सब पर निर्भर करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों सही हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न कब पूछे जाने चाहिए? तो जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे को क्रमबद्धता से संबंधित क्वेश्चन कब पूछे जाने चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के मध्य किस स्थिति को प्राप्त करने में का प्रयास करता है? तो वो आत्मसातकरण और समंजन के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, छह वर्षीय एक लड़का मनीष दुनिया के दूसरे के अनुभवों को केवल अपनी ही दृष्टि से देखता है। तो यह किस प्रकार का, या फिर ये दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल है, तो ये किस प्रकार का आत्मकेंद्रीकरण है? तो ये क्या है? आत्मकेंद्रीकरण है, मतलब वो खुद की ही भावनाओं को समझ पाता है, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाता है। 7वां क्वेश्चन है, लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर है, कानूनों तथा नियमों की पालना अन्य व्यक्तियों से प्रसन्न रखने के लिए करेगा? नहीं। कानूनों तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे, ये ठीक है। कानून तथा नियमों की पालना दंड से बचने के लिए करनी चाहिए? नहीं। कानून तथा नियमों की पालना करनी चाहिए जब वे हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें। तो इसका सही आंसर है सेकंड, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालना करना चाहिए जिससे हमारी सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? मतलब वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो आप सबको पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में अध्यापिका को विद्यार्थी के अगले कदम हेतु संकेत व इशारे देने चाहिए। अनदेखा नहीं कर सकती, वो सीधे तौर पर जवाब भी नहीं दे सकती, ना ही सवाल का हल ना पाने पर दंडित भी विद्यार्थी को नहीं पढ़ सकती, इसलिए उसे विद्यार्थी को संकेत के माध्यम से बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? तो प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी हेतु ज्ञान सर्जन की ओर क्या होना चाहिए? केंद्रित होना चाहिए। सक्रिय भागीदारी मतलब बच्चे खुद काम करें, उसे कहेंगे हम सक्रिय भागीदारी। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? तो गार्डनर ने जो बुद्धि के सिद्धांत दिया उसमें भाषाई बुद्धि भी है, स्थानिक भी है, संगीत भी है, लेकिन भावनात्मक बुद्धि का कहीं भी उल्लेख नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे कथन हैं, तो ये हम कथन के अनुसार देखेंगे। अभिकथन ए है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चे को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और आर कह रहा है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं। तो ए और आर दोनों कथन तो सही है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2020 में ये कहा गया है कि विद्यार्थियों को शिक्षा किस में प्रदान हो, मातृभाषा में प्रदान हो, और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान होगी तो बच्चे तेजी से सीखेंगे, ये भी आपको पता है। तो इसका है कि ए और आर दोनों सही है, और आर है जो ए की पूर्ण व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों को किस प्रकार से निपटाना चाहिए। एक अध्यापक है वो मतलब क्लास में जेंडर रूढ़िवादिता है या फिर लैंगिक भेदभाव है, तो उसे किस प्रकार से निपटाना चाहिए। तो अध्यापक को वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे, मतलब चुनौती देने से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों के दिमाग में उसके प्रति सोचने की क्षमता बढ़ेगी, फिर वो रूढ़िवादिता को कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षाओं में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जो बहुसांस्कृतिक कक्षा है उस कक्ष में एक अध्यापक को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अध्यापक ये नहीं कह सकता कि सभी स्टूडेंट समान है, क्योंकि सभी स्टूडेंट समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल से संबंधित बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल या फिर समझ या पाठ को आधार में रखकर किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन, विद्यार्थियों के कौशल से संबंधित आकलन, अधिगम के लिए आकलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नियम मानो तो आप, मैं आगे क्लास से डालूंगी उसमें देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार भिन्न होने के बावजूद भी उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो ये है समावेशी कक्षा कक्ष। अब समावेशी कक्षा कक्ष क्या होता है, जिसमें दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उनको उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा की चर्चा में शामिल करें। कक्षा कक्ष में जो चर्चा होती है उनमें शामिल करें और बच्चों के संदर्भ को जानने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो इसका है गतिक समन्वय वैकल्प, जो व्यक्ति के क्या करते हैं, शारीरिक संतुलन निपुणता को प्रभावित करती हैं। स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों की संभावना रहती है। तो जो स्वलीन बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्वलीनता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, खुद में ही मगन रहते हैं। उनको संप्रेषण करने में, मतलब बोलने में कठिनाई होती है, सभी के साथ अंतःक्रिया करने में इच्छा नहीं होती उनकी, बुद्धि लब्धि का स्तर कम नहीं होता उनका, लेकिन वो खुद में ही मगन रहते हैं। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल भी उनमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके,
निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान होती हैं? मतलब जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी क्या पहचान होती हैं? तो अभिसारी सोच, सृजनात्मक बालकों की सोच अभिसारी होती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जूझती है कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानना है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा किसी एक पर नहीं होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं हो सकती, कंठस्थ या रटन विधि पर आधारित नहीं हो सकती, प्रतिस्पर्धा की ये बात ही नहीं करती। इनका मानना है कि किस पर? समालोचनात्मक चिंतन पर केंद्रित होनी चाहिए। एक कक्षा में विद्यार्थियों की चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार से संबोधित किया जाना चाहिए? अब क्या है कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली है, तो अधिगम शैली को अध्यापिका किस आधार पर चयन करे? तो अध्यापिका को उनकी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना चाहिए, क्योंकि पाठ्यचर्या 2009 और 2020 में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप में तथा दो विद्यार्थियों को खाली जगह रूप में अपेक्षित करती हैं। तो जो प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को क्या किस रूप में? तानाशाह। प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को ज्ञान प्रदाता और निष्क्रिय ग्रहणदाता, निष्क्रिय नहीं होंगे, सक्रिय होंगे, और जानकारी प्रभुत्वकारी स्रोत नहीं होंगे, सुसाधक और सृजन में सक्रिय भागीदारी के रूप में मानेंगे। जो अध्यापक होंगे वो होंगे सुसाधक, जो मतलब देंगे बच्चों को ज्ञान का साधन का माध्यम होंगे, और जो बच्चे होंगे वो ज्ञान को सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उसका शब्द रूप वर्तमान से भूत में बदल जाता है या भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने का यही तरीका अपनाता है। बच्चे द्वारा किस नियम को हर दिशा में निरूपित करने का यह रुझान अपनी सोच की खाली जगह की प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो ये रेयान की अति नियमितता की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वो नियमितता बना लिया उसने कि भूतकाल में बदलना है तो ईडी लगा लेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार वेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में खाली जगह विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों में अपसारी सोच, अपसारी चिंतन को विकसित करने के लिए विचारावेश को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो रचनावादी जो कक्ष होता है उसमें एक शिक्षक की सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, मतलब सभी बच्चों को समान रूप से अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना, मतलब हम पहचान ही नहीं करेंगे तो कैसे जान पाएंगे। इसी प्रकार फर्स्ट में है पहचान करना, ये मैं जगह ले लेती हूँ इधर और आपको आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट में है पहचान, उसके बाद सेकंड में क्या है? विश्लेषण, विश्लेषण, और इसके बाद थर्ड में है समस्या का वर्णन करना। ठीक है, ये आप चाहो तो लिख लेना, वर्णन करना। उसके बाद है मूल कारणों को खोजना, कारण की खोज है। ठीक है, उसके बाद है वैकल्पिक समाधान,
क्या? समाधान। समाधान आप लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके? उस समाधान को लागू करना। किसको? समाधान को। किसको करना? समाधान को लागू करना। ठीक है। और इसके बाद है आपको परिणामों का आकलन करना। आकलन करना। और आकलन के बाद आपके इतना ही होगा, आकलन कर लेंगे फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा आपके? समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 28वां। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य प्रदान करें और लक्ष्य निर्धारित करके उनकी सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। नेक्स्ट है एक अभिकथन है और उसका वर्णन किया गया है, कौन सा सही है? तो अभिकथन है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावना खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। आर है उसका कारण है कि किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों को मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली यानी विद्यार्थियों की भावना के बारे में भी उसकी भी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न को हल करते समय विचारों को मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि मौखिकीकरण का भावनात्मक संबंध से कोई लेना देना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से सही योगदान नहीं देता? तो अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता। तो देखिए आप, कुपोषण ये योगदान नहीं देगा, बाकी समकक्षियों के साथ सहयोग योगदान देगा, अपसारी चिंतन योगदान देता है, चर्चाएं योगदान देती है। ये तो है पॉजिटिव पॉइंट और ये हो जाएगा आपके नेगेटिव, मतलब सही आंसर यही है, आंसर यही लगाना आप। लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट है, आप जैसे कि प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से सहायक कौन कौन हो सकते हैं, तो आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। धन्यवाद। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पर्यावरण, ईवीएस और हिंदी का क्वेश्चन पेपर। यदि आप भी चाहते हैं देखना तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।